इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के समय में फिल्म इंडस्ट्री भी ठप पड़ी है। भोजपुरी इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से ठप पड़ी है। ऐसे में हमारे प्यारे सितारे घर पर क्या कुछ कर रहे हैं, उसी के तहत रूबरू हम आपको करा रहे हैं कई हस्तियों के साथ। और आज हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं भोजपुरी के शानदार अभिनेता, बेहद ही टैलेंटेड हैं और बहुत सारी फिल्मों को कर चुके हैं और बहुत ही जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, उनका नाम है यश कुमार मिश्रा, और जो कि हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। यश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस चैनल पर। थैंक यू सो मच रत्ना जी। जी यश कुमार जी, आप समझ रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन है और स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, नए केसेस सामने आते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त घर पर? किस तरीके से समय का सदुपयोग किया जा रहा है, लॉकडाउन का एंजॉयमेंट हो रहा है घर पर? देखिए, मैं शूटिंग पे लखनऊ में था जी। लॉकडाउन का अंदेशा हो गया था हमको कि लॉकडाउन होने वाला है जी। 24 तारीख की शाम को मुंबई में हमने कदम रखा और 24 तारीख की शाम को ही रात में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। जी। 24 तारीख से आज आपका 21 या 21 तारीख है आज। बिल्कुल। मैं आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ। लॉकडाउन का पालन एक हिंदुस्तानी को जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर देश रहेगा तो ही हम रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो हम और आप रह के क्या कर लेंगे। और मैं घर से बाहर जाऊं और किसी दूसरे के माध्यम से अगर बीमारी घर में लेकर के आ जाऊं तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। यश जी, आपसे जानना चाहेंगे, घर पर हैं आप, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन समय कैसे बिता रहे हैं? कुछ लोग अब तक बोर हो चुके हैं। सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो कोई घर का काम कर रहा है, कोई अपनी बीवी का हाथ बटा रहा है और कोई कुछ कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, टिकटॉक वीडियोज बना रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं हम। देखिए, मैं खाली वक्त में कहानियां लिखता हूँ। जी। पहले मैं शायरियां लिखता था, लेकिन मैंने एक बार कलम उठाई थी और मैंने एक फिल्म बनाई थी, देश की बेटियों के लिए फिल्म बनाई थी अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। जी। जिसका नाम था बिटिया छठ माई के। जी। ये फिल्म सैटेलाइट पे इतनी बड़ी हिट हुई, नंबर ऑफ टेलीकास्टिंग इसकी नंबर 1 बन गई, टीआरपी इसने नंबर 1 गेन किया। इतनी इमोशनल कहानी मैंने लिखी थी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मेरे अंदर लिखने की क्षमता है और मैं अगर कलम चला सकता हूँ तो मुझे ये काम करना चाहिए। तो खाली वक्त में मैं बैठ करके इन दिनों एक फिल्म लिख रहा हूँ जिसका नाम है बेटी नंबर 1। हीरो वाली फिल्में तो मैं करता ही रहता हूँ। मैं साथ साथ में चाहता हूँ कि कम से कम हर साल एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो देश की बेटियों को समर्पित करूं, और हर साल एक गाना बनाता हूं जो देश की बेटियों को समर्पित करता हूं अपनी बेटी के माध्यम से। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात है और बहुत अच्छी बात है कि आप देश की बेटियों के लिए और अपनी बेटी को ध्यान में रखकर इस तरीके से कदम उठाते हैं। यहाँ पर आपने मैं बिटिया छठमाइल की जो कहानी है उस पर बाद में आऊंगी, लेकिन शेर व शायरी की आपने यहाँ पर जिक्र किया है, तो प्लीज अपनी डायरी में से 2 शेर यहाँ पर जरूर सुना दीजिए ताकि जो घर बैठे लोग आपको देख रहे हैं वो उनका मनोरंजन जरूर हो सके। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मैं कभी कभी क्या इमोशनल चीजें ज्यादा लिखता हूँ जी। रोमांटिक बहुत कम लिखता हूँ। तो इमोशनल में अगर मैं कहूँ तो एक लाइन कहूंगा, जी। क्यों क्यों इल्जाम लगाएं मासूम बारिश की बौछारों पर। जी। क्यों इल्जाम लगाएं मासूम बारिश की बौछारों पर, हमने खुद ही तस्वीरें बनाई थी मिट्टी की दीवारों पर। वाह, गजब, बहुत ही खूबसूरत है ये लाइनें और बहुत पसंद आई मुझे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यश जी, बिटिया छठ माइल की अगर बात करें तो ये कहा जाता है, जो मैंने जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये है कि छठ माई से बेटे की कामना हर कोई करता है, हर कोई अपने पति के लिए व्रत रखता है छठ माता का। लेकिन ये जो फिल्म है बेटी को डेडिकेटेड कर कर बनाई गई है, तो इसके पीछे की क्या खास वजह रही है, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। छठी माई की पूजा करने के लिए नदी के किनारे जाते थे हम लोग, पूरे गांव के लोग जाते थे। तो हमारी एक भाभी थी जी।
तो भाभी जब पूजा कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा था, भाभी आप छठी माई से क्या मांगी हो? जी। तो मैं उस समय बच्चा था, मैंने उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं हीरो बनने के लिए आगे मेरा प्लान है। आई थिंक आई वॉज 13 to 14 ईयर ओल्ड ओनली। जी। 13-14 साल की उम्र में मैंने एक सवाल किया था कि एक अजीब विडंबना नहीं है भाभी कि आप छठी मैया जिसकी पूजा कर रही हो वो भी एक स्त्री है, बिल्कुल। एक कन्या है। आप जो पूजा कर रही हो वो भी आप एक औरत हो, एक स्त्री हो, एक कन्या हो। तो समाज की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक औरत की पूजा करके औरत की शुभकामनाएं नहीं मांग रही, औरत की दुआएं नहीं मांग रही, अपने पति की, अपने बेटे की, पुरुष की दुआएं मांग रही। समाज में वो बदलाव कब आएगा कि हम औरत को भी वही दर्जा दें जो मर्दों को दर्जा दिया जाता है। मैंने सोचा था कि मैं अगर फिल्म बनाऊंगा तो उस समय मेरे दिमाग में जब मैं हीरो बनने के लिए आया और जब मैंने कलमकारी करनी शुरू की तो मुझे वो बचपन की एक वाकयात याद आ गई। जी। मैंने सोचा कि एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि लोग छठी मैया से या तो अपना सुहाग की उम्र मांगते हैं लंबी, या अपने लिए बेटा मांगते हैं। मैं बेटी मांगूंगा। जी। और वो कहानी का हीरो जो हमारा मंद बुद्धि है, जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता है, पागल है। जी। एक पागल एक छठी मैया से बेटी मांगता है और माँ उसकी मुराद सुन लेती है, उसी दिन उसे मंदिर पे एक बेटी मिलती है। एक पागल जो अपना केयर टेक नहीं कर सकता है, वो बेटी का किस तरीके से केयर टेक करता है। ये मर्म स्पर्शी फिल्म आज तक भोजपुरी के रुपहले पर्दे पर नहीं आई है। शायद यही वजह रही है कि ये फिल्म नंबर 1 टीआरपी के साथ टॉप पे आज भी सैटेलाइट पे चलती है। बल्कि भोजपुरी में इसको कहा जाता है कि हिंदी फिल्म की सूर्यवंशम बन गई है। हाँ, बिल्कुल, जो बार बार देखी जाती है। सूर्यवंशम जी जी। सूर्यवंशम के बारे में तो कहा जाता है कि हर दूसरे दिन ही वो टीवी पर आती है। तो उम्मीद करूंगी कि इसको और भी सफलता आपको मिले जिंदगी में, क्योंकि आप ऐसे हैं कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि महिलाओं के लिए कोई इस तरह से सोचता है, तो सल्यूट करने का मन करता है। तो मेरी तरफ से आपको सल्यूट, इंडिया वॉइस की तरफ से सल्यूट। और एक चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, एक खूबसूरत सा डायलॉग भी इस फिल्म का मैंने सुना है। तो मैं चाहूंगी कि छठ मैया से जब लड़की की कामना की जाती है तो वो डायलॉग जो है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बोलकर दिखाएं। चलिए उसी अंदाज में मैं बोल देता हूँ। जी। सबसे पहले तो भाभी से जो बोलता है कि ए समाज के ऐसे बड़ा विडंबना का होई भौजी कि पूजा करे वाली एगो माई, एगो बेटी, एगो देवी बिया। आ जेकर पूजा करत या छठी माई, वो एगो देवी, एगो कन्या बाड़ी। एगो बेटी के पूजा करके बेटी नहीं मानत, बेटा मानत दिया। समाज के ऐसे बड़ा विडंबना का होई। छठी मैया हमरा के कबो देवे कोई तो बेटी दी है, बेटा ना दिया। ये डायलॉग था। बहुत ही खूबसूरत डायलॉग, डिलीवरी भी बेहद ही उम्दा है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज जानना चाहूंगी, दिलदार संवरिया से शुरुआत आपने की और कैसा रहा आपका ये सफर? बलिया से लेकर मुंबई पहुंचे आप, स्ट्रगलिंग पीरियड भी रहा काफी लंबा, तो कैसा वो सफर रहा? क्या कुछ यादें उस दौरान की हैं जो आप याद कभी नहीं करना चाहेंगे? देखिए रूह कांप जाती है जब वो याद करता हूँ मैं। जी। कहने में बड़ा फिल्मी लगता है, मैं एक बेहद ही गरीब परिवार का था। जी। बड़े मुश्किल से पिताजी 500-700 रुपए माता जी को दे पाते थे पूरे महीने का खर्चा चलाने। जी। और जब भी मैं फिल्म लाइन का अगर दूर तक कभी एक नाम भी ले लेता था, अगर मैं कहीं किसी के शादी में जाकर के नाच दिया था तो मेरे को पिताजी से डंडे लग जाते थे। जी। उस वक्त में माता जी के पर्स में से 150 रुपए चुरा करके भागने की गुस्ताखी यश कुमार ने की। जी। मैं भाग रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे कि माँ के पर्स में शायद 350 या 400 रुपए थे। तो मैं सोच रहा था कि 150 रुपए मैं लेके चला जाऊंगा तो बाकी के 200 रुपए में माँ अपना खर्चा या बहनों के लिए सब्जी का कहाँ से लेके आए। जी। वो बहुत ज्यादा दिमाग में सारी चीजें चल रही थी, लेकिन हर चीजों को भूल करके मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए भागा। मुंबई जैसे महानगर में वो 150 रुपए महज 1.5 से 2-4 दिनों के खर्चे थे। तो मैं उन दौर को नहीं याद करना चाहता हूँ। वो जो 10 साल का मेरा एक वक्त गुजरा, जी। और ना जाने किस मुफलसी में गुजरा है, ना जाने कितने दिनों मैंने लंगर में खाना खाया है, भूखमरी का शिकार रहा हूँ मैं, मंदिरों में जाकर के खाना खाया है मैंने। मैं उसे याद नहीं करना चाहता हूँ। पर हाँ, दिलदार संवरिया 2013 में मुझे पहली फिल्म मिली। जी। 2002 में मैं भागा था। 11 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद 2013 में मुझे फिल्म मिली दिलदार संवरिया। तो जब मिली तो मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए कि जब मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ सिंगर लोग हैं। जी।
इन सिंगर के बीच में 50 से 100 लड़के ऐसे लॉन्च हुए हैं एक हीरो के रूप में जो नहीं चले हैं और वापस चले गए हैं। बिल्कुल तो मेरे सामने ये था कि यार मैं नहीं चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, जी। क्योंकि उसके पहले मैंने बॉलीवुड की काफी अच्छी अच्छी फिल्मों में मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है और मैं पार्ट टाइम के लिए योगा भी सिखाता था। जी तो मैंने सोचा वापस मैं योगा सिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं जीवन में वही नहीं करने चाहता था, और हीरो बन जाने के बाद ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल तो फिर भी मैं आगे बढ़ा, हिम्मत से काम लिया और मैंने जितना मुझे आता था मैंने अपना 100% उस फिल्म में झोंक दिया। वो फिल्म मेरे करियर में अब तक की बेस्ट एक्शन फिल्मों में है, कमाल की इमोशनल फिल्म, एक पारिवारिक फिल्म। और दिलदार संवरिया आने के बाद फिर मुझे मुड़ करके पीछे नहीं देखना पड़ा कि फिर पीछे क्या होता है। सिंगर न होते हुए भी आज मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में महज 7 सालों में करीब 40 फिल्में कर चुका हूं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, और उन माँ बाप के लिए भी जिनकी जेब से आप 150 रुपए चुरा कर भागे थे, और वो भी आज आप पर गर्व करते होंगे। लेकिन सुना है इस स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान कई बार ऐसा ख्याल भी आया कि बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, और ये भी था उन ख्यालों में से कि टैक्सी ड्राइवर बनने की भी बात आपने सोच ली थी और शुरुआत भी कर दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, ये बड़ी अंदर की खबर निकाल के लाई हैं आप, कहाँ से लाई हैं पता नहीं है। हमारा काम ही यही है। माता पिताजी क्योंकि एक साधारण इंसान है, एक रेलवे का उनके पास जॉब था जी। उससे एक चीज पूछते थे कि बेटा तुम्हारा कुछ हो तो रहा नहीं, 11 साल हो गए, क्या करोगे, वापस गाँव तो नहीं आओगे? तो मैंने कहा पापा गाँव तो वापस नहीं आऊंगा जी। इसलिए नहीं आऊंगा कि मुझे पता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है और 2 भाई हैं हम, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जा करके वहाँ पे खेतों का बंटवारा करूँ, घर का बंटवारा करूँ, मुझे रहना यही है। बोले फिर करोगे क्या? जी। मैंने कहा पापा जी मैं एक टैक्सी निकालूंगा, दिन भर मैं टैक्सी चलाऊंगा तो मैं 1000, 1200, 1500 रुपए टैक्सी से कमा लूंगा और शाम को जो है वही टैक्सी में रेंट पे चलवाऊंगा, तो एक 2000 से 2500 रुपए का इनकम होगा, तो मैं एक उतना कमा लूंगा 70-75 हजार रुपए जितना एक इंजीनियर वगैरह कमाते हैं। जी। तो मैं अपने जीवन को ऐसे ही जीना चाहूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि जब आप एक फेलियर होकर के कहीं जाते हैं ना तो अपने गांव के लिए भी हंसी का पात्र बन जाते हैं। बिल्कुल। लोग हंसेंगे आपके ऊपर के गए लना हीरो बने, देखा मुंह लटका के चलिए गया। वो मैं कलंक अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहता था। और 2012 में मेरे एक पंजाबी मित्र हैं, मैंने उनसे बात किया और मैंने कहा कि भाई डालनी ऐसा ऐसा है, 11 साल से हो गए कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है इसके लिए बैच आता है, अगर वो बैच में नहीं लगा होता तो शायद मेरे टैक्स होता, वो बैच मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उस बैच की सर्चिंग के दौरान ही मुझे दिलदार संवरिया ऑफर हो गए। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमेशा से यही सोचा था कि यार इसको टैक्सी ड्राइवर नहीं बनाना, ये मेहनत कर रहा है तो इसे हीरो बनाना है, और हीरो सही वक्त मुझे ईश्वर ने वो पायदान दे दिया जिससे मैं चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और यश, ये कहा जा सकता है कि ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि जितना ही आग में तपता है उतना ही निखरता है सोना। तो यश कुमार मिश्रा वो सोना है कि जिन्होंने 10 साल तक आग में तपे और आज वो सोना बनकर चमक रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है कि आप यूं ही, और बल्कि इससे जहां आपने सोचा भी नहीं उसके आगे भी आप जाएं। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा, इंडिया वॉइस की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। एक चीज मैं यहाँ जानना चाहती हूँ, आपके गांव की अगर बात करें तो गांव से जुड़ा एक नाम का बड़ा जिक्र होता है जिसे कहा जाता है गुलौरा। ये आप समझते होंगे, गुलौरा जो है एक स्वीट डिश भी कही जाती है, तो क्या ये माना जाए कि इतना खूबसूरत और इतना मीठा बोलने वाले जो यश कुमार मिश्रा हैं, क्या उन्हें जो है ये मिठास उनकी मिट्टी से मिली है या फिर एक लंबा अनुभव जो है वो सिखा गया है? कटु वचन कभी किया ही नहीं। मैं गांव में रहा या अपने स्कूल में रहा, जहाँ पे भी रहा हमेशा मृदभाषी बनकर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम असंभव हो उसे भी आप अपने मृदभाषी होने की वजह से उसे संभव कर सकते हैं जी। और मुझे सिर्फ मेरे बारे में नहीं, मैं हर इंसान से कहना चाहता हूँ कि आप कटु वचन बोल करके लोगों के मन में अपने लिए बुरी यादें पैदा करने से अच्छा है कि मृदुभाषी बनिए। आपको चीजें अच्छी लगे या ना लगे, आप बड़े प्यार से उसे हैंडल करने की कोशिश कीजिए। और मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ कि प्यार से ही सबसे बातें की हैं, प्यार से ही सब चीजों को सॉल्व किया है। बिल्कुल, और उम्मीद है आगे भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे प्यार के साथ में ही। एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगी मैं, जब दिलदार संवरिया आपकी फिल्म आप काम कर ही रहे थे,
उस दौरान वो आपकी पहली फिल्म थी, तो जाहिर सी बात है भोजपुरी में उस वक्त 3 बड़े स्टार भी आपके सामने थे, मुकाबला बेहद कड़ा था। तो क्या किसी तरह का डर, किसी तरह का भय आपके जहन में था कि इन तीनों के आगे मैं टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे सोच थी ये कि यार बहुत सारे लोग आए लेकिन लोग चले नहीं और ये 3 सिंगर ही चल रहे हैं। तो मैंने एक जो ऑब्जर्व किया कि जो लोग आए थे शायद वो उस तरीके से तैयार होकर नहीं आए थे। जी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो हाथ चला रहे हैं लेकिन उनका चेहरा साथ नहीं दे रहा है, उनका वो एक्सप्रेशन साथ नहीं दे रहा है कि आप फाइट कर रहे हो। आप रोमांस कर रहे हो तो रोमांस करते हुए अगर लड़की की आंखों में आंखें ना डाल सको आप, तो किस बात का रोमांस? आपका चेहरा झूठ नहीं बोलना चाहिए परफॉर्म करते हुए। जी। अगर आप गुस्सा हैं तो आपका चेहरे पे गुस्सापन दिखना चाहिए। आप प्यार कर रहे हैं तो वो रोमांस आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। आप जो कुछ भी करें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, उस समय आपका चेहरा वो साथ देना चाहिए जो एक्शन उस समय आप कर रहे हैं। तो दिलदार समरिया के बाद लोगों को लगा कि नहीं यार, लोग चल सकते हैं। मैं सिंगर ना होने के बावजूद जब 3-3 हफ्ते मेरी फिल्में कंटिन्यू बॉक्स ऑफिस पे चली, जी। तो उसके बाद दिलदार समरिया के रिलीज होने के बाद ही मुझे बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टरों ने लेकर के फिल्म बनानी शुरू कर दी। जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस बात से। बिल्कुल, हमारे पास समय की बेहद कमी है। यश जी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन मुझे भोजपुरी भी नहीं आती, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमनी की भोजपुरी तो नहीं के आवत, लेकिन फिर भी हम रउआ से कहनी कि दर्शकन खातिर दुगो शब्द ज़रूर कहीं। हमारी बेटी है अदिति मिश्रा, तो उसके लिए मैं हमेशा हर साल एक गाना उसको डेडिकेट करता हूँ 13 जून को। जी। एक वो लाइन जरूर मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। सभी भोजपुरी दर्शकों को शब्दों के जगह ये 2 लाइन सुना देता हूँ। जी। ये हिंदुस्तान की सभी बेटियों के लिए उसके पिताजी की तरफ से गाना है। जी। ओ मेरी बिटिया, प्यारी सी बिटिया, ओ मेरी बिटिया, जब जब देखी मिले दिल के सुकून, तोहरा बिना आंगन लागे लसून, छाती से लगा के सब भूल जाई गम, कबहू न बाबूजी के प्यार होई कम। ओ मेरी बिटिया, प्यारी सी बिटिया, ओ मेरी बिटिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही खूबसूरत गाना इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए यश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।